यह कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है कविराज के सपने। पिछली कहानी में हमने सुना कि राजा विक्रम के जवाब देते ही बेताल फिर से पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। इस बार भी बेताल ने राजा को नई कहानी सुनाना शुरू की। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम के गांव में कविराज नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। कविराज के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी माँ परेशान रहा करती थी। किसी तरह वह अपने हुनर से रेशम के छोटे छोटे कपड़े बनाकर और बेचकर घर चलाती थी, लेकिन कविराज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन अनोखी बात यह थी कि वो जो भी सपना देखता था, अगले दिन वह सपना सच हो जाया करता था, और इस बात से कविराज अनजान था। एक दिन रोज की तरह कविराज सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि गांव की एक लड़की की शादी में डाकू आए और सारा सामान लूट कर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, कविराज को सपने में दिखी लड़की अपने घर के बगल वाले दर्जी की दुकान पर नजर आई। वो लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। लड़की को देखते ही कविराज उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। लड़की परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बातें बताती है। सब लोग उसकी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही समय बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग कविराज की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगा देते हैं। इसके बाद कविराज को कुछ दिनों के बाद एक और सपना आता है। इस बार कविराज अपनी ही पड़ोस की चौधराइन की नई हवेली में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी लड़का घर से बाहर निकलता है, तो उसे चौधराइन मोहल्ले में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही कविराज उसके पास भाग कर जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला कविराज पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले ही हवेली को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी कविराज का सपना सच हो जाता है और चौधराइन की हवेली जलकर खाक हो जाती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। हर बार कविराज बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता। इससे तंग आकर कविराज गांव छोड़ने का फैसला ले लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहाँ अपना पेट पालने के लिए कविराज नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे उस राज्य के राजा के महल में चौकीदारी का काम मिल जाता है। कविराज को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद राजा को सुंदरपुरी गांव जाना होता है। वहां जाने से एक दिन पहले की रात कविराज को सपना आता है कि सुंदरपुरी गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा सुंदरपुरी गांव की तरफ रवाना होने लगते हैं, तो कविराज तुरंत राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सुंदरपुरी जाने से रोक लेता है। अगले दिन राजा के पास समाचार आता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा। पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलाते हैं। सुंदरपुरी गांव में आए भूकंप से बचाने के लिए वो कविराज को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद
वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ राजन, कविराज को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनने के बाद राजा विक्रम जवाब देते हैं कि उसे इनाम राजा की जान बचाने के लिए मिला, और क्योंकि वो चौकीदारी करते समय सो रहा था, इसीलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा राजा विक्रम की पीठ पर से उड़कर घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए और सही कर्म करने का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे वह सीधे तौर पे दिखाई दे या थोड़े समय बाद। यदि हम सही कर्म करते रहें तो समय के साथ हमें उसका अच्छा परिणाम अवश्य ही मिलेगा। कभी कभी यह परिणाम देर से आता है, लेकिन वह सीधे हृदय को संतुष्ट और सुखी बनाता है। इसीलिए हमें सही कार्य करने का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद।